दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। गुजरात की अदालत ने 1997 के कस्टोडियल डेथ मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया। तब से लगातार संजीव भट्ट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरह से गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो जितनी लंबी फेहरिस्त उन्होंने अपने दुश्मनों की बनाई, खास तौर से कुछ ऐसे दुश्मन जिनकी साड़ी शादी खत्म ही नहीं हो रही थी, जिनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने भी संघर्ष में काफी मेहनत की, लेकिन अब जाकर के कुछ राहत उन्हें मिलती दिखाई दी। लेकिन संजीव भट्ट के जेल में होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बीच बीच में रही जो कि मोदी को परेशान करती रही। अभी आगे की क्या तस्वीर होगी और किस तरह से ब्यूरोक्रेट जो नेता का सच उगलता है उसके साथ ऐसा होता है, ये सच्चाई वाली तस्वीर अक्सर लोगों को अपने गले से उतरती दिखाई नहीं देती है। नेताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी अब ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे जो भी हाल ही में राहत उनके परिवार को मिल रही है, भट्ट परिवार को। आइए चर्चा करते हैं अमिताभ ठाकुर जी से, जो खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अभी रिटायर तो नहीं होने वाले थे और जॉब भी नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन सच बोलने की चलते उनको भी अपने तमाम तरह के संघर्ष को झेलना पड़ा, जेल जाना पड़ा। बहुत कुछ उनके साथ ऐसा हुआ जो वाकई में हिला देने वाला था, उनके परिवार को हिला देने वाला था। उनकी पत्नी ने, नूतन ठाकुर ने भी काफी इस बीच संघर्ष किया। तो अमिताभ जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आज की तारीख में जितने नए अधिकारी आ रहे हैं उनके पास दो तरह की मिसालें हो जाती हैं। एक तो आपके और संजीव भट्ट जैसी, जो कि सच बोल करके संघर्ष में जी रहे हैं, नुकसान ही नुकसान झेल रहे हैं, और दूसरा वो अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है और चुनाव में घालमेल के जिन पर आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह के एनकाउंटर भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले इतिहास में कभी नहीं थे। तो इस तरह से एक बड़ी पदोन्नति भी मिल रही है, अच्छे ट्रांसफर पोस्टिंग भी मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है? तो मोदी सरकार के इस पिछले इन कार्यकालों में किस तरह का आपका क्या कहना है, एक तो संजीव भट्ट की जिंदगी पर, और खुद अपने बारे में भी बताइएगा सर। देखें मैडम, मैं श्री नरेंद्र मोदी अब तो चूंकि दुनिया के उनके भक्तों के अनुसार दुनिया के नंबर एक, जो अंग्रेजी शब्द है न्यूमेरो यूनो, तो नंबर एक लीडर है उनके 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 भक्तों के अनुसार। लेकिन मैं यह जानता हूं, मेरे बैच के 3 अफसर, मैं जिस बैच में था आईपीएस में, 3 अफसर वहां गए थे और कुछ ऐसा मैं कहूं सौभाग्य या दुर्भाग्य कि तीनों के तीनों जो है वो नौकरी से निकल गए या निकाल दिए गए। एक और अफसर थे, मिस्टर राय नाम था उनका, आजमगढ़ के थे, रजनीश राय। यह वही सज्जन है जिन्होंने अमित, जो क्या नाम इनका, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, इनके खिलाफ से सीबीसीआईडी सीआईडी जांच की थी इन्होंने, और उसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए वो चैतन्य हुए थे। संभवतः उनके जो भी कार्रवाई हुई थी वो रजनीश राय ने की। रजनीश राय भी बुरी तरह प्रताड़ित हुए। बाद में वो आईआईएम अहमदाबाद चले गए। उनकी पत्नी एक आईएएस अफसर हैं, मेरी जानकारी में वो आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। उसमें भी जब नरेंद्र मोदी साहब जब बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने एचआरडी मंत्रालय से हर तरह से प्रयास किया कि रजनीश राय की वहां आईआईएम में एक स्कॉलर, एक एकेडमिशियन के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्ति न हो। जबकि रजनीश राय ने और मैंने भी लगभग समान समय पे हम लोगों ने आईआईएम से जो फेलो प्रोग्राम होता है उन्होंने किया। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी उनको प्रताड़ित करने की, क्योंकि ये वही शख्स थे जिन्होंने वो जो डीजी बंजारा को अपने हाथों से अरेस्ट किया था, अमित शाह के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां की थी। एक और शख्स थे, राहुल शर्मा हैं, वो हमारे बिहार से थे, और राहुल शर्मा ने जो दंगा हुआ था उस दंगे में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और उस चूंकि आईआईटी कानपुर से पढ़े लिखे थे और वो जानकार थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे, उस समय भी इन्होंने एटीएनटी कंपनी का उस समय जो लॉग था या सीडीआर था, जो एकदम मैं समझता हूँ 90 या जिस साल 2000 के आसपास का जो मामला था, उस समय तमाम लोग इससे अनभिज्ञ थे। उन्होंने एटीएनटी का जो पूरा सीडीआर था वो दिया और उसको लेके बहुत कुछ झेला। अब वो अधिवक्ता हैं गुजरात हाई कोर्ट में,
उन्होंने उनको सेवा से निकलना पड़ा, उनके प्रमोशन, ट्रांसफर, उनको उनके ऊपर छोटी-छोटी 6-6 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी गई। तो यह 2 उदाहरण, एक मिस्टर अंसारी थे, वो भी आजमगढ़ के थे। मैं उनका नाम, पहला नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर अंसारी। वो भी नौकरी छोड़ के चले गए विदेश, वहाँ की स्थितियों से वो एडजस्ट नहीं कर पाए। और इन्हीं की तरह, और निश्चित रूप से इनसे काफ़ी कुछ ज़्यादा झेलने वाले संजीव भट्ट हैं, जो कि इसमें कोई शक नहीं कि वह अब अपने आप में एक मिसाल माने जाते हैं, संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। और जो कुछ भी, मतलब आप कह रहे हैं मैंने झेला, तो मैं सोचता हूँ कि उनकी तुलना में वो तो संभवतः एक अद्वितीय स्थितियों को झेलना उनको लगातार पड़ा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो उन पर मुकदमात हैं, उनकी सत्यता असत्यता पर मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर आपराधिक मुकदमा का अपना-अपना अपनी स्थितियाँ होती हैं, मैं उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट जानता हूँ और पूरी तरह जानता हूँ और विधिवत जानता हूँ कि यदि वह राइट खेमे में होते, यदि वे श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होते, यदि उन्होंने यह हिमाकत नहीं की होती कि उन्होंने कहा होता कि मैं उस मीटिंग में था और मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी में जाने का उन्होंने बीड़ा और दायित्व, और मैं कहूँगा कि मूर्खता भी तमाम लोगों के शब्दों में उन्होंने नहीं की होती, तो जो भी मुकदमात उन पे होते, डीजी बंजारा 7 साल बाद जब वो विद्रोही हो रहे थे और जब वो निकलना चाह रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को लिखी थी या शायद नरेंद्र मोदी को लिखी थी कि अब मैं ऊब गया हूँ और मैं जो है मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। और तमाम इनके अफसर जब बिल्कुल ही बेचैन हो गए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, स्थितियां प्रतिकूल से अत्यंत अनुकूल हुई। उसमें कोई, अब राजस्थान में एक अफसर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अब वहां का वो सुपर कॉप है, जो 7 साल तक जेल रहा। तो लेकिन उन तमाम स्थितियों के बाद अब ये संजीव भट्ट लगातार पिछले 10-12 वर्षों से इन अत्यंत विषम परिस्थितियों को झेल रहे हैं। और ये अकेले नहीं है, वहां पर एक कुलदीप शर्मा है, उनके भाई हैं, जो कुलदीप शर्मा आईपीएस थे, उनके भाई मिस्टर शर्मा, उनका दर्जनों मुकदमे उन पे हैं। मैं यह नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी या फॉर दैट मैटर योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार से, कदाचार से इस कोई ऐसा नफरत करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो हर तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। और जो आजकल जो एक शब्द चलता है, मोदी वॉशिंग पाउडर लोग कहते हैं, मोदी डिटर्जेंट कहते हैं हंसी मजाक में, तो वो तो पूरी तरह से कारगर है। लेकिन यह सारे सज्जन, ये सारे साथी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो हमारे साथी रहे हैं, साथी हैं, यह सभी लोग सिर्फ और सिर्फ, एक सतीश वर्मा थे गुजरात में, एक बार मैं उनसे मिला हूं, वह भी केवल और केवल कि उन्होंने तमाम इनके तथ्यों को सामने लाया और बुरी तरह प्रताड़ित हुए। कुलदीप शर्मा के भाई जो थे, मिस्टर शर्मा, जो आईएएस अफसर थे, जिनको लेके जो स्नूप गेट कांड, जिसके अभी जो मिश्रा है, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कपिल मिश्रा, अब इनका एक पुराना वीडियो आता है जिसमें जो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने स्नूप गेट पे जो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा एक संदर्भ है, स्नूप गेट करके, उसकी पूरी व्याख्या की थी। और अब वो जो है प्रबल मोदी समर्थक बने हुए हैं। तो उस स्नूप गेट को लेकर पहले को जो मिस्टर शर्मा थे आईएएस अफसर, वो उनके मित्र माने जा रहे थे, उन्हें इतराज नहीं था। निष्कर्ष मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी समझ में, मेरी जानकारी में, संजीव भट्ट साहब ने जो कुछ भी झेला है और पर्याप्त झेला है, मैं समझता हूं कि अद्वितीय ढंग से झेला है। उसमें मेरिट का मेरी समझ में कोई लेना देना नहीं है। उनकी हिमाकत, जिसको दूसरा पक्ष हिमाकत कहता है, जिसको उनके चाहने वाले उनकी अद्वितीय हिम्मत की कहते हैं, शौर्य और साहस कहते हैं, और उनको उनके न चाहने वाले उनके लिए तमाम तरह की बातें कहते हैं, और उनसे नफरत करने वाले, उनसे स्नेह करने वाले मेरी समझ में पर्याप्त संख्या में है। लेकिन जो कुछ भी झेला है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इन बातों को सामने रखा। जी, बहुत
सारी बातें आपने बताई, काफी अधिकारियों के बारे में बताया कि कैसे एक-एक करके उनको समझौते उस स्तर पे करने पड़े जहाँ उनके लिए जीवन एक बार फिर से संघर्ष का शुरू हो जाता है। और ये बहुत शॉकिंग नंबर है जो आप बता रहे हैं। मैं सीपी राय जी से सवाल करना चाहूँगी कि सर ये इतने सारे लोगों के बारे में अभी हम अमिताभ जी से तो बात कर ही रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने। संजीव भट्ट का मामला जो है वो सब लोग चर्चा में जान रहे हैं। उसके अलावा कितने सारे अधिकारियों के नाम इस वक़्त अमिताभ जी ने बता दिए हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी और नेतागिरी जो है, ये आपस में इस तरह से मतलब या तो आप उनके चमचे बन जाइए, नहीं तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा अब कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा है, यानी कि अच्छे अधिकारी जो है वो इस तरह से निपटा दिए जाएँगे अंत में। तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा सर? बिल्कुल विनीता, अमिताभ ठाकुर ने खुद बहुत झेला है और बहुत छोटे पद से रिटायर कर दिए गए हैं। पता नहीं इनका प्रोविडेंट फंड पेंशन अभी जारी हुई कि नहीं हुई। ये इतने ब्राइट ऑफिसर रहे हैं कि इनको डीजीपी के रैंक तक जाना चाहिए था। डायरेक्टर जनरल पुलिस मेन जो होता है वो भले नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पर जाके इनको कम से कम रिटायर होना चाहिए था। और उसके लिए इन्होंने जो गांधीवादी तरीके से जो प्रोटेस्ट कर सकते थे, इनके घर पर छापे पड़े, इनको तमाम चीजों में फंसाने की कोशिश की गई। ये अजीब हालात है। एक तरफ हम ईमानदारी की, स्वच्छता की और अच्छे शासन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो अधिकारी सचमुच ईमानदार होता है, ईमानदारी से काम कर रहा होता है, हम उसको टिकने नहीं देना चाहते। जबकि ईमानदार अधिकारी जहां मौजूद होता है वहां की जनता खुश होती है, क्योंकि वो जनहित के काम करता है, जनता के लिए काम करता है और नियमानुसार जिसकी जो मदद करनी चाहिए मदद करता है, नियमानुसार सबके काम करता है, गलत काम नहीं करता है, तो जनता में लोकप्रिय होता है। ऐसे तमाम अधिकारी हुए हैं, बहुत सारे लोग बच गए, लेकिन अमिताभ ठाकुर से लेकर संजीव भट्ट तक ये तमाम लोग उसके शिकार हुए। संजीव भट्ट का निश्चित तौर पर मामला बहुत दर्दनाक है। मैं उनकी पत्नी को अक्सर इंटरव्यू देते हुए सुनता हूँ, कितनी बहादुर महिला है वो, उनको सल्यूट करते हैं हम सब लोग, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, कि इतने सालों से संजीव भट्ट जेल में है, इतने मुकदमे हैं, इतनी खराब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद उसी गुजरात में बैठ करके नरेंद्र मोदी और उनके आतताई ताकत से लड़ना उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने जो गांधीवादी रास्ता है, जो कानून का रास्ता है, अदालत का रास्ता अख्तियार किया है। अभी शायद एक आध मामला बच गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो एक आध मामला भी खत्म होगा और संजीव भट्ट को दोबारा नौकरी में लेना चाहिए। उनके सारे जो उनके प्रमोशन है, जो भी चीजें उनकी ड्यू है, उनको वापस करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इतने सालों तक जेल में रखने का, पता नहीं क्यों, मैं बात पूछूंगा बाद में, अमिताभ ठाकुर जी से मेरे मित्र हैं ये, कि लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया में क्यों नहीं लागू है। आप जब चाहे किसी को उठा के बंद कर देते हैं, उसका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिगड़ जाता है, फिर बाद में अदालत ये कहती नहीं, ये तो गुनाहगार है ही नहीं, ये तो शामिल ही नहीं था। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी ये कहती है कि उसके जो 4 साल, 6 साल, 8 साल जो बीते हैं और उससे ज्यादा उसका जो मान सम्मान की क्षति हुई है, जो सामाजिक उसका जो सम्मान है उसकी जो क्षति हुई है, जो उसके परिवार को वेदना झेलनी पड़ी है, उसका मुआवजा कौन देगा। ये मुआवजा अगर देना शुरू हो जाए, सरकारें देने लगे, और उस मुआवजे को देने में जो अधिकारी, जो कर्मचारी उसको फंसाने के लिए जिम्मेदार हो, उन सबकी तनख्वाहों से भी बड़े पैमाने पर कट करके मिलने लगे, तो मैं अमिताभ जी से जानना चाहूंगा कि क्या तब ऐसी परिस्थिति जरूर नहीं आ जाएगी कि बेगुनाह लोगों को फंसाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना सरकारें भी बंद कर देंगी और सरकारी अधिकारी भी बंद कर देंगे। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भारत में टॉर्टियस लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं होता है। वो बहुत आश्चर्यजनक है और उसका खामियाजा लाखों लोग इस देश में भुगतते रहते हैं। ये बहुत दर्दनाक है। बेईमान नेता, बेईमान अफसर, उनका गठजोड़ पूरे देश को खाता जा रहा है और पूरे देश को चूस करके खोखला करता जा रहा है। लेकिन उसके खिलाफ जो लड़ाई धारदार तरीके से होनी चाहिए, उसको लड़ने वाले चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उनकी संख्या नगण्य के बराबर है और उनकी लड़ाई और उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर के रह जाती है। जी विनीता। जी सर, दिलचस्प बात ये कि इस वक्त हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो अपने अपने स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कहें, तीनों ही अपने आप में क्रांतिकारी हैं इस मामले में और तीनों ने ही अपनी आवाज उठाई है। डॉक्टर सूरज मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे ये जो पूरी परिस्थिति, क्योंकि संजीव भट्ट का जो गुनाह था वो यही था कि गुजरात के दंगों को लेकर वो सच बोल रहे थे और वो सच जो है वो नहीं चाहिए था मोदी जी को। ऐसे अमिताभ ठाकुर जी ने भी कई सच बोले जो कि बर्दाश्त नहीं थे स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए अभी वो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की
और उसको लेकर के अब आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये काम कर रहे होते इस वक्त प्रशासन में, और लोगों के लिए जिस चीज के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, जिस पद पर वो गए थे, उसे काम को आगे बढ़ा रहे होते, तो डिरेल्ड हो जाती है पूरी व्यवस्था यहाँ पर। तो आप तो इतने बच्चों को पढ़ा कर भेजते हैं शिक्षा में, और इसी के लिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं बच्चे, फिर वो सच बोलेंगे तो फिर वो ऐसे घर आकर बैठ जाएंगे, तो कैसे चलेगा यहाँ पर। डॉक्टर सूरज, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, सबसे पहले इस पैनल में बैठे अमिताभ ठाकुर जी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और सलाम भी करना चाहूंगा उनके हिम्मत को। और देखिए, कई बार हम लोग सिनेमा में बहुत अजीबोगरीब स्थितियां देखते हैं, बहुत ही ड्रामेटाइज, कि जो वो एक नेता होता है जो उससे और उसके ख्यालात से मिलते जुलते अपने ख्यालात नहीं रखता है, ईमानदार होता है, तो उसको किस तरह से चारों तरफ मिलकर एक फंसाया जाता है। गुजरात एक कई राज्यों में हुआ है, अमिताभ जी भी उसके भुक्तभोगी है, लेकिन गुजरात में जो हुआ है वो अतिशयोक्ति है। वो इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टारगेटिंग पीपल, इनोसेंट पीपल एंड ऑफिसर्स। जो अभी संजीव भट्ट साहब का तो एक अभी मसला है जहां पर उनको कहा गया है कि वो गलत तरीके से उन पर यह आरोप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उनके घर को तोड़ा गया, और वो भी जब आसपास के सभी घरें उसी दायरे में थी। अगर वो कानून था कि उनका छज्जा निकला हुआ है तो, और किस तरह से उनकी पत्नी बार बार सोशल मीडिया में आती हैं और खुद संजय भट्ट साहब ढाढ़स बंधाते हैं उनको। तो ये स्थिति लग रहा है। अब देखिए, गुजरात में सिर्फ ऑफिसर्स के साथ नहीं है, हम जस्टिस लोया का भी, जज लोया का भी जो प्रकरण है देख चुके हैं, और उसमें एक किताब आई है हाल में, अगर आप गौर करेंगे वो किताब बहुत जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं डिस्कस होता है। उसमें किस तरह से उनकी मौत जो है वो उसको एक हादसा बताया गया। इसी तरह और भी जो अफसर्स है, जो मंत्री थे पांड्या साहब, अगर आपको याद होगा, वो सवेरे अपने गए थे पार्क में और वहां उनको मौत का घाट उतार दिया गया। जी, किन परिस्थितियों में। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया साहब रो रो के जब उन्होंने अपनी गाथा कही, अब पता नहीं उनके ख्यालात बदल गए होंगे, अलग बात है, लेकिन वो रो कर, और उनकी वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। तो ये परिस्थितियां इतनी भयावह है कि जनतंत्र को न सिर्फ कलंकित करती है बल्कि मानवता में लोगों का विश्वास लगभग उठ जाता है, और जितने लोग जो थोड़ा बहुत हिम्मत रखते हैं वो भी चुप हो जाते हैं। मेरे कई साथी अभी भी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, और खासतौर से गुजरात कैडर में जो हम लोग पढ़ते थे 7 करोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन दिनों, तो और मैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, चूंकि मैं सरकार के विरोध में भी बोलता हूँ, तो वो मुझसे नॉर्मल कॉल पे बात भी नहीं करना चाहते हैं। उनका मन होता है कि मैं व्हाट्सएप कॉल करूं या उस तरह से करूं। शायद सभी कोई जानते हैं कि एवरीबॉडी इज बीइंग ट्रैक्ड, अभी खासतौर से जो ऑफिसर्स हैं, और उनकी बातें, और हमें सुने तो कोई एतराज नहीं, हम तो सुनाना चाहते हैं अपनी, तो चाहे छुप के सरकार सुने या आपके माध्यम से सुने। लेकिन ये परिस्थितियां इतनी भयावह है। मैं सैल्यूट करता हूं संजीव भट्ट साहब को और उनके हिम्मत को, और मैं समझता हूं ये पूरे हिंदुस्तान में जो आने वाले जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए एक तरह से वो एक नजीर बने, एक शुड बी लाइक समथिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड फॉलो। और वो शायद उतना आसान नहीं है, लेकिन ये मैं निश्चित तौर से एक शिक्षक होने के नाते भी चाहूंगा। तो आज जो है वो एक तो छोटा सा उनको एक रिलीफ मिला है, लेकिन ये रिलीफ और लोगों को भी मिलनी है। आप जानते हैं जेएनयू के कितने लोग का केस सुना नहीं जाता है, जबकि बेल पिटीशन आता है उसको डेफर कर दिया जाता है, जज साहब आते ही नहीं। इस तरह की ये सारे टारगेटेड लोग हैं, और जब न्याय होगा तो मैं समझता हूँ पूरी तरह न्याय होगा, इस आशा के साथ हम लोग जी रहे हैं।
जी सर, जी मैम। जी अमिताभ जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल है इस वाले मुद्दे पर कि क्या आप अपने बच्चों को सलाह देते हैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए अपने जीवन के संघर्ष को देखने के बाद? देखिए, मेरा यह मानना है कि यूपीएससी एक अच्छी सेवा है और आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है कि यदि मेरे बच्चे उसमें जाएं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मतलब ये सच्चाई ये है कि यूपीएससी राजनीति की तरह नहीं है जहां अगर आप हैं तो आप अपने बच्चों को नेसेसरली घुसा दें। यहाँ तो उसके उसके अपने संग पहले तो जाने के बाद के संघर्ष से पहले जाने के पहले के संघर्ष तो जैसे हमारा पुत्र है वो अभी उस पर प्रयास कर रहा है, अभी वो सफल नहीं हुआ है, प्रयासरत है। मैं कभी उसके मार्ग में बाधा नहीं डाली। ये सेवा मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें अगर ईमानदारी से आप सेवा करें लेकिन तो आप काफी यूपीएससी के बच्चे सिलेक्शन को लेकर के भी तो विवाद बने थे, उसमें भी तो अब डाउट्स आ रहे हैं। अब वो एक नया और एक और नई मुसीबत आ गई है। यह भी बात आपकी सही है। कम से जैसे जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो तो पूरी तरह क्लाउड में आ गया है। जो हम लोग कभी सोच में नहीं पाते थे कि यूपीएससी पर हम लोग आंख मूंद के सोचते थे कि जो है वो सच है। अब देख रहा हूं कि उस पर भी इन लोगों ने दुर्भाग्य से कालिमा और कलंक डालना शुरू कर दिया है, जो अत्यंत दुखद है। चिंता की बात नहीं, और देखिए, मैडम लैटरल एंट्री का भी वाकया है, और लैटरल एंट्री में किस तरह के लोग जा रहे हैं, कॉर्पोरेट के नुमाइंदे इसी से जो मुझे हैं। एक किस्सा मुझे याद आ गया। लेटरल एंट्री से ही एक मंत्रालय में एक व्यक्ति जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो उन्होंने आकर अपने कमरे के बाहर, शायद अमिताभ जी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी प्लेट पर इतना बड़ा नाम करके लिखा जाए, और उनके टेबल पर भी बड़ा बड़ा नाम जो है वो उन्होंने मतलब ऐसे अपना लिखा हुआ है, और टेबल पर जो नाम प्लेट रखी जाती है, नेम प्लेट, वो भी, ताकि वो मतलब एक अलग तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को अगर आप देखेंगे, कभी इस तरह की बड़ी प्लेट, उनके नाम जरूर लिखे होते हैं लेकिन उस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो बड़ी बात है कि लेटरल एंट्री जो है वो अपने नाम को इस तरह से बुना करके और बाकी कामों के लिए जो रिवायत शुरू की गई है। सीपी राय जी, सवाल मेरा आपसे है इस पर कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि मंत्रालय के बहुत टेंडर होते हैं, बहुत फैसले होते हैं, और ये लेटरल एंट्री से आने वाले व्यक्ति अगर इसके ऊपर सारे फैसले लेने लगते हैं, क्योंकि जब किसी को आप लेटरल एंट्री से लेकर आ रहे हैं तो जो ऑलरेडी हैं वहां पर ऑफिसर्स, उनसे ज्यादा आप उसको तवज्जो देते हैं, क्योंकि मंत्रालय के जो नेता हैं उनके थ्रू वो आ रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो काम मेन वो करने लग जाते हैं, तो बाकी तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में रह जाते हैं जो असली अधिकारी हैं। विनीता, इस वक्त चारों तरफ वही हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री हो रही है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में आरएसएस भरा जा रहा है, और जितने डिपार्टमेंट या कहीं कोई संस्थाएं हैं सब जगह आरएसएस भरा जा रहा है। उनको भरने के लिए नियम बदले जा रहे हैं। पीएचडी का नियम खत्म कर दिया, फिर ये कह दिया अगर 1 साल में पीएचडी कर लेंगे तो भी अलाउड है आप, और तरह तरह के नियम चेंज किए जा रहे हैं। आरएसएस में 2013 में, मुझे मेरे तमाम सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, 2013 से लिखना मैंने शुरू कर दिया था कि अगर आरएसएस की सरकार आ गई तो फांसीवाद आएगा, और जब फांसीवाद आता है तो सबसे पहले शिक्षा पर कब्जा करता है, सूचना पर कब्जा करता है, इंफॉर्मेशन पर कब्जा करता है, और उसके बाद बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित करता है, और फिर उसके बाद पुलिस में, जुडिशरी में, बाकी चीजों में भरता है, और वो बहुत धीरे धीरे ऑक्टोपस की तरह अपने पैर में फैला लेता है कि उसके चंगुल से समाज और देश निकल नहीं पाता है। ये चल रहा है, इसके प्रति सबको आगाह होना चाहिए। मैं तो 2013 से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जैसों के लोगों की आवाज उतनी बड़ी नहीं है कि हम रोक पाते। मैंने 2014 में कहा था मोदी के लिए, आपको याद होगा, 2014 में मैंने कहा था कि डॉक्टर सूरज कुछ शायद आपकी बात में ऐड करना चाह रहे हैं, जो बात आपने जिक्र की है। नहीं, वो मैं मैडम लैटरल एंट्री स्पेसिफिक मैं बताना चाहूंगा कि ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। कोई किसी भी मंत्रालय में ये नियम होती है कि कोई, और अमिताभ जी शायद मानेंगे, इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, कि कोई भी प्रपोजल जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जाके उसको सैंक्शन मिलता है, बिना उसके सिग्नेचर्स के वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सकता है। इस सरकार में दिक्कत आ रही थी कि पुराने जो जिस संघर्ष की बात कर रहे थे अमिताभ जी, कि जिस संघर्ष से यूपीएससी में लोग क्वालिफाई करते हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज फेस करने के बाद वो आते हैं, तो ये तमाम, और एक समय ऐसा था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही बोलबाला था, खासतौर से जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स है,
और हमारे कई साथी हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूरे 10-10 लोग चयनित होते थे हर साल। तो ये सारे लोग जो है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, एक उनका स्तर होता है, वो किसी भी बात को, और खास तौर से राष्ट्र विरोधी बात को तत्काल मानने के लिए तत्पर नहीं रहता है, उसमें वो सवाल खड़े करते हैं। और इस सवाल से चिंतित होकर ये ऐसे लोगों को लाया गया है जो कॉर्पोरेट हाउसेस के नुमाइंदे हैं बेसिकली, जिनकी अपनी होता है उसमें। नहीं, एक और चीज है मैडम, वो किसी भी तरह के उनके योग्यता का कहीं भी मापदंड नहीं है सामने कि वो कोई एग्जाम फेस किए हो, कोई इंटरव्यू फेस किए हो, उनको मान लिया जाता है कि वो एक्सपर्ट है। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आके उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्विसेज की जो एसोसिएशन है, इतनी ताकतवर एक समय हुआ करती थी कि सरकार को अगर वो कुछ कहती थी तो उसके विपरीत सरकार को जाने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन ये इस सरकार के आने के बाद वो जो आईएएस एसोसिएशन है वो भी शिथिल पड़ गई है, और जो अपने अहमियत को और ताकत को बचाए रखने के लिए इस तरह की बातों में अड़ंगा लगाते थे, वो इतना ही कर पाए कि एक टर्म पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लैटरल एंट्री 5 इयर्स के लिए होगा, लेकिन 5 इयर्स का जो आदमी आएगा उसका तो बाद में किसी तरह का कोई दायित्व नहीं रह जाएगा। वो किसी भी चीज पर फैसले ले, दस्तखत कर दे, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्विट्जरलैंड में जाके बस जाएगा, वो तो कोई जानता नहीं। अभी जो ब्यूरोक्रेट्स है, ऐसा बड़े स्तर पर हो चुका है विदेश में जी, वो लायबल है एंट्री के बाद। जी, तो ये बहुत गंभीर सवाल है देश के सामने। मैं उम्मीद करता था कि आईएएस एसोसिएशन इस बात को उठाएगी, लेकिन शायद वो इस आरएसएस के सामने वो भी पंगु हो चुकी है। जी मैम। जी, बड़ी चिंता यही है क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक जाने के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव व्यक्ति पार करता है, लेकिन यहाँ पर यूं ही मिल जाता है। तो यूं ही हो जाती है उसकी कीमत भी, ऐसी ही तस्वीर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।